बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज रेड अलर्ट पर हैं। एक जानिब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी तौर पर आपका मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर है, तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी पर अफ़गान सूबे खोस्त में यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन में टीटीपी पर, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है और ये गिरोह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ करता है, उस पर तबाही फेरी गई है। और अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये हमला किस तरफ से हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन इस सब के अंदर आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे हैं। और अब यूं लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो कौमी सलामती तक पहुंच चुकी है और ये मामला अब इतना सादा नहीं है। 11 से ज़ायद टीटीपी के टॉप कमांडर्स का सफाया किया गया है। और क्या इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान पर पलट कर वार हो सकता है? ये एक ऐसा नुक्ता है जिसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देख लें कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खुलकर स्टेटमेंट्स आई कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है वो तमाम तर इक़दामात को कंट्रोल किया जाए। इसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से भी बड़ी स्टेटमेंट्स आई, यानी जिसे आप लफ्ज़ी गोलाबारी कह सकते हैं, वो अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान होती रही। फिर इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो मौजूदा इस वक्त DGISI हैं, वो भी अफ़गानिस्तान गए। उनकी तस्वीर भी आई, वहाँ पर अहम तरीन मामलात पर डिस्कशन भी हुई। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान टीटीपी को अपनी सरजमीन पर तो क्रश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में ये अब तक का सबसे बड़ा कंसर्न है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, जिन्हें अफ़गानिस्तान का दौरा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो लक्समबर्ग और एस्टोनिया और इस तरह के ममालिक जिनका नाम भी शायद बिलावल ने पहली दफ़ा सुना हो, बिलावल भुट्टो ऐसे ममालिक में जाना प्रीफर कर रहे हैं। 7, 8 या 10 दिन मुझे लगता है मैक्सिमम उन्होंने वर्किंग डेज़ में गुजारे होंगे। बाकी तमाम दिन जो है वो या वक्त जो है वो उन्होंने दौरों में गुजार कर मुल्कों के साथ अपने मामला सेट किए हैं। अब यहाँ पर 2-3 आस्पेक्ट्स हैं। एक तो दहशतगर्दी जितनी काबिल मुज़म्मत है, उतना ही आप देख लें कि पेशावर के अंदर पुलिस लाइंस मस्जिद में जो धमाका हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, पूरी कौम के दिल रंजीदा थे, उस पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने फ़ौरन सियासत शुरू कर दी। 2-3 आस्पेक्ट पर सियासत की। एक तो इस दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार खान को ठहराया, जैसे मुल्की मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहराया जाता है, तो इस सारे मामले में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार भी इमरान खान की पॉलिसियों को करार देना ये शुरू हो गए। फिर कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को इतना बजट दिया था, वो बजट कहाँ गया, उस बजट का हिसाब दो। उससे भी बड़ी बात जो मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत है, वो ये है कि इस सारे के सारे मामले में इन्होंने इलेक्शन डेट पर खेलना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि ये मामला कंट्रोवर्शियल होता गया। शुरू में ऐसे लग रहा था कि जैसे ही दहशत गर्दाना कोई कार्रवाई होती तो ये शोर मचा देते कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, हमने इलेक्शन कराने ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि इस पर सवालात खड़े होते हैं। तो इम्पोर्टेड हुकूमत की ये इंतहाई इमेच्योर हरकत थी इस तरह की चीज़ करना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की सरजमीन पर आप हमला करें, आप कराची के अंदर KPO के अंदर हमला करें, जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर, आप पेशावर में हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करें, मियाँ वाली पुलिस स्टेशन पर हमला कर दें। एक बात मैं आपको बता दूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। जब हमारी फ़ौज ये काम करती है तो कौम फ़ौज की कुव्वत बनती है। फ़ौज कौम से है और फ़ौज कौम से है और कौम फ़ौज से है। यही बात इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान से भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन फ़ौज अपना काम करे ये सारी कौम चाहती है। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प कार्रवाई हुई है
افغانستان کے صوبے خوست میں بارودی سرنگ IED کے دھماکے میں کل عدم تحریک طالبان یعنی TTP کے اہم کمانڈروں سمیت 6 دہشت گرد ہلاک اور 15 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ پر اسرار دھماکہ ہوا ہے، کن لوگوں نے افغان سرزمین پر گھس کر حملہ کیا ہے، کنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو مارا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ ذرائع کے مطابق IED حملے میں ہلاک ہونے والے TTP کے کمانڈروں میں عبد المنان، عالم خان مداخیل، کنجیر اور 3 نامعلوم دہشت گرد شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی دہشت گردوں میں TTP کا کمانڈر فضل امین، کمانڈر محمد عرف طوفان، کمانڈر نور پایو خان اور اس کے علاوہ فقیر اللہ تروزئی، ستقئی، علی سرجان، زبیر، ہجرت اللہ، کمال، شیر افضل، بخت اللہ، ذبیح اللہ اور 2 نامعلوم دہشت گرد بھی ان زخمیوں میں شامل ہیں۔ یہ ہماری انٹیلیجنس ذرائع جو ہیں وہ ان سے ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں۔ اب ان خبروں کو اور ان ساری چیزوں کو آپ نے ایکویشن میں رکھنا ہے۔ میں آرمی چیف کی شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات پر بھی آتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ افغان طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کارروائی ہوئی ہے، کس ملک نے یہ کارروائی کی ہے کسی کو نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، پاکستان کو بھی نہیں پتا۔ ظاہری بات ہے یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ افغانستان میں کچھ بھی ہوا تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو اب یہ جو جہنم واصل کیے گئے ہیں دہشت گرد، ان کے اوپر جو ایک نامعلوم سی کارروائی کی گئی ہے اور اس نامعلوم سی پراسرار کارروائی کے اندر پاکستان کے جو دشمن ہیں انہیں جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اب دوسری جانب انٹرا بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ڈالر ایک ہی جھٹکے سے تقریباً 19 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر 4.61 روپے مہنگا ہوا تھا۔ آج یعنی جمعرات کی میں بات کر رہا ہوں، کل کے دن کی، یعنی 19 روپے بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے 285 روپے سے اوپر چلا گیا اور 990 جو ہے وہ باہر جو ہے وہ 325 تک کا بک رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی شرح سود 3% بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں شرح سود 20% تک پہنچ گئی ہے۔ اکتوبر 1996 کے بعد ملک میں شرح سود کی یہ بلند ترین سطح ہے۔ جنوری 2022 سے اب تک مرکزی بینک مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں 1050 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری مانیٹری پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ شرح سود 3% بڑھا رہے ہیں، جس کے بعد شرح سود 20% جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک جانب ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہے، آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور آپ دوسری جانب دیکھیں کہ ترکی کے اندر باوجود اس کے کہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ ایک نہیں 3 دفعہ زلزلہ آیا اور اس میں بہت بھاری نقصان ہوا، 50,000 سے زائد جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش ہوا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لیکن اس کے باوجود رجب طیب اردگان نے ترکی کے اندر انتخابات کے عمل کو جو ہے وہ ڈیریل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے انتخابات کروائے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان کا کام ہے یہ دیکھنا کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر یہ معاملات ترکی کے اندر یہ معاملات چل رہے تھے، وہاں کا صدر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ہر صورت جو ہے وہ انتخابات کرانے ہیں، اور یہاں کی حکمران جماعت جو ہے یہاں پہ کچھ چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو یہ فوراً رونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے انتخابات نہیں کروانے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا چکی ہے، دوبارہ جو ہے وہ ایک اس وقت جو ہے وہ آپریشن کلین اپ جو ہے وہ چاہیے، جس کے پیچھے نیشن کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں 27 فروری 2019 میں جب ابھی نندن والا معاملہ ہوا تھا تو اس میں سول ملٹری لیڈرشپ صرف اس لیے سرخرو ہوئی تھی کیونکہ اس میں قوم، حکومت اور فوج تینوں ایک پیج پر تھے، اور ایئر فورس نے جو ایک آپریشن کیا تھا وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ سرشار تھے، اور عمران خان اس وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو آنا چاہیے، لیکن کم از کم اس طرح کی حکومت آنی چاہیے جو قومی مینڈیٹ لے کر آئیے۔ یہ حکومت تو ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ تو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہو یا
मईशत का मामला हो, ये किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर पा रहे। इस वक्त जो दहशतगर्दी है इसके खिलाफ एक तवीलुल मुद्दती ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत आन पड़ी है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़म है। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई है उसमें सिविल और अस्करी क़यादत के मुलाकात में मुल्क की इलाकाई और अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक मामलात पर भी इजहार ख्याल किया गया। तो ये एक मामला है। अब आप देख लें कि हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इकोनॉमिकली मजबूत नहीं हैं तो हम कभी भी इस तरीके से फ़ौजी तौर पर और हम जो दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। पूरी कौम को एक पेज पर आने की ज़रूरत है। इस वक्त सियासत के अंदर सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो इस वक्त जो है वो हुकूमत से बाहर बैठी हुई है, और जो हुकूमत कर रहे हैं वो अवामी मैंडेट के बगैर हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो सियासी स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और इस तरह के मामलात का कला कमा हो सकेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।